हेलो डियर ऑल, हमारे स्टूडेंट अंजलि हिरेंद्र जोगी हमारे साथ में वंस अगेन एक और इंटरव्यू सेशन के लिए हैं। एंड जो पहला इंटरव्यू हुआ था दैट वाज आफ्टर जेई मेंस। अब जेई मेंस 1, 2 एंड एडवांस एंड सीईटी सबके रिजल्ट आ चुके हैं। एंड जेई मेंस में बहुत अच्छा किया बच्ची ने, सीईटी में 99 लाई है एंड एडवांस भी बहुत अच्छे से क्रैक किया है। एंड शी इज फाइनली गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो इस जर्नी में रहते हैं, जो ड्रीम रहता है, शी हैज फाइनली अचीव्ड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आप बेटा पहले वाले सेशन से और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन ऐड करेंगे। फर्स्ट मैं आपका पर्सनल जर्नी जानना चाहता हूँ। आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, परिवार का कैसा माहौल था एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो इनटू इंजीनियरिंग। तो मैंने अपनी स्कूल 10th क्वालिफाई मैंने आरटीसी पब्लिक स्कूल से किया है। और मतलब मेरी फैमिली में भी सबका मतलब पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस था और पढ़ाई के लिए कभी कुछ मना नहीं करते थे और हमेशा मतलब टाइम देते थे। कभी कुछ डिस्टर्ब वगैरह वो सब एकदम अच्छे से माहौल भी मिलता था पढ़ने के लिए। और मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि एजुकेशन में अगर करियर बनाओगे तो वो तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगा और उससे तुम कुछ नया सीख भी पाओगे। और जैसे कि अगर साइड के कुछ है कि सपोज़ डांस में तुमने करियर बनाया तो उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है कि मतलब अगर बहुत ही तुम एक्सेल कर रहे हो उस फील्ड में, जैसे कि स्पोर्ट्स है वगैरह, तभी तुम उसमें कुछ अच्छा कर पाओगे। और वो भी लाइफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ओल्ड एज में जाओगे तो फिर हर बार तो तुम उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाओगे। और एजुकेशन ऐसा है कि तुम्हें लाइफ में भी बहुत आगे काम आएगा। तो इसी फील्ड में कुछ करियर बनाना यही सबका एंड लाइक आप शुरू से एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे स्कूल लेवल से? हाँ, मतलब मैं बचपन से ही हमेशा क्लास में भी हमेशा फर्स्ट ही आती थी। और बाकी सब ओलंपियाड्स वगैरह भी मैंने मतलब 7th स्टैंडर्ड तक दिए थे। तो उसमें भी क्लास टॉपर तो रहती थी। और पहले से स्टार्टिंग से ये टॉप करने का सिलसिला चला आ रहा है। ओके बेटा, बेटा एक मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपकी ये जो तैयारी रही इसमें आपने कौन सी बुक्स पढ़ी? नो डाउट नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट तो है ही, कौन से मॉड्यूल सॉल्व किए, बुक सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए? तो ये बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हमें कौन सा स्टडी मटेरियल या कौन से कॉन्सेप्ट्स के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा आप गाइड करें स्टूडेंट्स को। हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट्स रहते थे और हमेशा एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि वो तो सिंगेज कर रहा है, ये तो ये बुक कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मतलब तो मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए। पर इन सब चीज़ों को छोड़ के जो सर बता रहे हैं उस पर आप पूरा आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है तो वो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। और बुक्स क्या है, तुम ये बुक सॉल्व करोगे वो बुक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉड्यूल भी तुमने अगर सॉल्व कर लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चंस किए, PYQs एकदम ऑनेस्टली करने चाहिए सॉल्व, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। ओके, एंड यानी कि मॉड्यूल सॉल्व करनी है एंड जो नीव का मटेरियल है उसी के अराउंड। अच्छा, फिजिक्स में कुछ एक्स्ट्रा किया रेफरेंस HC वर्मा ऐसा कुछ? HC वर्मा में तुम थियोरी या फिर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स या उससे रेफरेंस ले सकते हो। और बाकी ऐसा कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सब कुछ सॉल्व हो गया है देन यू कैन गो फॉर मैथ्स के लिए ब्लैक बुक है। और उसमें भी ज़्यादा नहीं, तुमको जो मतलब अच्छे लग रहे हैं टॉपिक्स, सिर्फ उसके 2-3 क्वेश्चंस कर लिए बस, ऐसे ही। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होंगी और तुम अगर पहले से ही सब हाई लेवल की बुक्स पे जाओगे तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। यानी कि पहले आपको जो बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग्स बुक्स आती हैं उनको सॉल्व करना है एंड ये सब एक्स्ट्रा वर्क जो है ये जब बेस बन जाए, अच्छा कुछ हो जाए, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। शुरू में अगर आपने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए डिमोटिवेशन आ जाएगा। ओके बेटा, एंड एक ये है कि जो बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा फेज रहता है, आप अपने आप को कैसे स्टेबल करते थे? ये हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक पढ़ाई जो कि आपने 10th तक पढ़ाई करी थी बट इस लेवल की नहीं करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जैसे कि ये JEE जो बोलते हैं अंडर 18 बच्चों के लिए है एग्ज़ाम और सबसे टफ मानी जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स में। अंजलि बेटा, जैसे ये 2 साल का सफ़र रहता है
बहुत लंबा सफ़र रहता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, तो सब में तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ टॉपिक्स आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कभी कम ज़्यादा। तो आपका मेंटल स्टेट कैसा था इन सब चैलेंजेस को फेस करते वक्त? तो इन 2 सालों में बहुत ही लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, और ये तो सबके साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। इस हमको दिमाग पे इसको हावी नहीं होने देना है। बस 1-2 दिन के लिए हमें थोड़ा सा लगता है कि मेरा नहीं होगा, ऐसे एकदम डिमोटिवेशन आ जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सो कॉल्ड और तो वैसे कुछ चीज़ें ऐसी भयंकर नहीं होती है। मेन चीज़ है कि आपको दिमाग को एकदम स्थिर रखना है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन चीज़ है। अगर आप देखोगे कि आप टेंशन फ्री होकर कुछ भी चीज़ करोगे ना, वो आपसे अच्छी ही होंगी। तो आप पढ़ाई को एंजॉय करके करो, उसका प्रेशर लेके मत करो। ओके, वेरी गुड वैलिड पॉइंट कि बहुत ज़्यादा देखिए ये वर्ड जो है ना लाइफ से निकाल दीजिए, डिप्रेशन। कम नंबर आते हैं, ठीक है, जो टॉपर्स बैठे हुए हैं उनके भी कम ज़्यादा नंबर आए हुए हैं, तो ऐसे घबराना नहीं कि भाई मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये पार्ट है, आपकी जो जर्नी है 2 साल की, उसका पार्ट है ये, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेबिलिटी रखनी है कि हाँ भाई जो भी होगा, हाँ बुरा लग सकता है, डिप्रेशन में नहीं आना है, बुरा लग सकता है, बट दूसरे दिन वापस खड़े होके वापस से तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, बेटा जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे, तो जैसे रोज सुबह उठ के मतलब आपको क्या गोल कुछ अचीव करना था, या कुछ और सोचते थे कि भाई मेरे को ये करना है, आज का जो दिन का टास्क है मुझे ये करना है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप रैंडमली कुछ भी स्टार्ट कर दोगे कि आज ये उठा लिया, अब कल वो कर लिया, तो ऐसे रैंडमली तुम करोगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएंगे, एकदम केओस हो जाएगा। तो आपको पहले तो अच्छे से अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ये बजे ये करूँगी, ये बजे ये करूँगी, वैसे टाइप का टाइम टेबल नहीं, एक ड्यूरेशन डिसाइड करनी चाहिए। और मतलब जैसे कि एक बड़ा गोल तो सबका होता है कि मतलब मुझे आगे जाके कुछ रिसर्च करनी है, या फिर मुझे आईआईटी में जाना है, तो ये सब बड़े बड़े गोल्स तो होते हैं सबके। और इन बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए भी तुमको छोटे छोटे गोल्स और बनाने पड़ेंगे, जैसे कि डेली बेसिस पे गोल, कि अब तुम रोज़ तो ये नहीं सोचोगे कि मुझे आईआईटी में जाना है, बस मैं आँख बंद करके पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी। ऐसा नहीं, तुमको डेली बेसिस पे उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, एकदम शेड्यूल करके कि आज ये मंथ में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आज का मेरा शेड्यूल ये होना चाहिए कि मैं दिन में 100 क्वेश्चंस करूँ इस टॉपिक के, या फिर ऐसे ही मतलब प्लानिंग करके सब कुछ करना चाहिए। ओके, एंड हाउ डिड यू टैकल डिस्ट्रैक्शंस 2 साल में? तो आजकल के टाइम पे तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे मोबाइल फ़ोन्स। तो और अभी के टाइम पे मतलब थोड़ा तो ज़रूरी है कि कुछ सर्च वगैरह करना हो, गूगल तो सबको ज़रूरत पड़ती है, पर एक है कि आपको लिमिटेड उसका यूज़ करते आना चाहिए, कि तुम उसके गुलाम नहीं बनने चाहिए। वो एक डिवाइस है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि अगर तुम रील्स देखने में चले जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले ये एकदम से डिसाइड कर लो कि एक भी रील्स नहीं देखोगे, ऐसे फालतू की टाइम पास। और बहुत लोग ऐसा बहाना बनाते हैं कि पेरेंट्स के सामने भी ऐसा बहाना बनाते हैं कि मम्मी मैंने बहुत पढ़ लिया, मुझे थोड़ा रिफ़्रेश होना है, मैं 1-2 वीडियोस देखता हूँ। तो अगर रिफ़्रेश होना है तो तुम बाहर जाओ, गार्डन में टहलो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, तो उससे तुम्हारी और हेल्थ भी अच्छी होंगी, और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होंगी, और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होंगी। थोड़ा योग वगैरह, मेडिटेशन। रिफ्रेश होना मतलब मोबाइल देखना ये नहीं है। ओके, वेरी गुड आंसर। बच्चों ये देखिए सभी के लिए है कि फ़ोन ज़रिया नहीं बन सकता आपको रिफ्रेश करने का। फ़ोन से उल्टा ज़्यादा स्ट्रेन आएगा आइज़ पे, एंड फिजिकली भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। देखिए ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 साल है, 11-12, देन यू आर फ्री टू यूज़ अ फ़ोन। अच्छा, जैसे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए बेटा, आप जैसे रिफ्रेश होने के लिए या माइंड को जो चेयर करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ जो आपने बताई वो करते थे, कुछ और भी करते थे? हाँ, मैं बस या फिर गार्डन में जाके कुछ रनिंग वगैरह करती थी, और या फिर दीदी के साथ बैडमिंटन खेलती थी। और ओके, तो यानी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी
मोर बेनिफिशियल है। ओके, एंड बेटा नीव इंस्टीट्यूट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके आईआईटी बॉम्बे तक के सफ़र में, इस पे भी थोड़ा सा मतलब। तो 10th के बाद नीव एकेडमी को चूज़ करने का मेरा डिसीजन बहुत ही सही रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुझे क्राउड भी मिला। जैसे स्कूल में कैसा था, स्कूल में हम इजीली टॉप कर सकते हैं, पर यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और न्यू एकेडमी में मतलब बहुत अच्छे से सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड थी, और डाउट रूम अलग से रहता था, वहाँ पे आप कभी भी जाके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते थे, और सबका सपोर्टिव नेचर रहता था। और सर से भी कभी कुछ भी पूछना रहा तो आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते थे, और एकदम सपोर्ट करते थे सब लोग। यानी कि मतलब ओवरऑल एक अच्छा फ्रेंड इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, पीयर ग्रुप जो है, जो सभी पढ़ाई करने वाले हो, तो हमें और मोटिवेशन होता है कि हम भी पढ़ाई करें, एंड एक बेटर माहौल इन टर्म्स ऑफ योर डाउट क्लियरिंग आपको मोटिवेट करके रखें। एंड शायद आपने तो कभी डांट नहीं खाई है ना, तो ये जो जर्नी है बच्चों बस एक सोच से स्टार्ट होती है कि भाई थिंकिंग अगर आपकी वो है कि भाई मुझे इस गोल तक अचीव करना है, और डेली बेसिस पे अगर आपने वो शॉर्ट गोल्स को अचीव कर लिया, तो जो बड़ा गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट पूरी सराउंडिंग आपको वैसे ही मिलने लग जाती है, वैसे दोस्त बनेंगे, वैसे टीचर्स का माहौल बनेगा, वैसे इंस्टीट्यूट का सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, बेटा आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, आपके क्लासमेट्स भी आपको मिलेंगे आईआईटी बॉम्बे में, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कम।